हेलो किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कपास की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं इसके बारे में ये पूरा तकनीकी वीडियो मेरा रहेगा। 0 से 60 दिन तक हमको कपास कैसे लगाना है, कैसे बीज उपचार करना है, उसमें कोई रस चूसक कीट आते हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे फर्टिलाइज़र देना है, कैसे सिंचाई करनी है, इसके ऊपर पूरी तकनीकी जानकारी आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं खेत की तैयारी की बात करूं तो क्योंकि कपास एक लंबी अवधि की फसल है और साथ में जो इसकी जड़ें हैं वो बहुत गहरी जाती है, मतलब 1 मीटर, आप यूँ माने कि 3 सवा 3 फीट तक इसकी जड़ें गहरी जाती है। इसलिए आपको खेत बहुत अच्छे से तैयार करना है ताकि उसकी जड़ें गहरी जाए तो वो जल्दी से पानी और उसकी उसमें स्ट्रेस नहीं आए पौधे में। इसके अलावा अगर हमारा कुछ ऐसा खेत है जहाँ पे पानी भरता हो तो आप बेड बना के भी उसके अंदर कपास लगा सकते हैं, या आपके पास कम पानी है तो आप ड्रिप सिंचाई लगा के या फिर नाली और बेड, जिसको हम रिज एंड फरो सिस्टम कहते हैं, उस तरीके से भी हम जो है खेत तैयार करके कपास लगा सकते हैं। अब हम बेसल डोज की बात करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि एक जर्नल बेसल डोज है, हमें मिट्टी की जांच ज़रूर करवानी चाहिए, उसके हिसाब से आपको अपने जो भी बेसल डोज उर्वरक जो हम देते हैं वो देने चाहिए। फिर भी मैं एक जर्नल यहाँ पे बता देता हूँ कि 50 किलो के आसपास डीएपी हमें चाहिए प्रति एकड़, या फिर उसके बदले में हम 150 किलो जो है सिंगल सुपर फास्फेट प्लस 50 किलो यूरिया प्रति एकड़, ये जो यहाँ पे डोज है सब 1 एकड़ की है तो वो दे सकते हैं। जिंक की कमी है तो हम 10 किलो प्रति एकड़ जिंक दे सकते हैं। फेरस की आजकल काफ़ी हमारी मिट्टी में कमी हो रही है तो उसके लिए हम फेरस सल्फेट 10 किलो दे सकते हैं। मैग्नीशियम की भी, क्योंकि हम बीटी कॉटन लगाते हैं उसको ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो मैग्नीशियम सल्फेट भी हमको 20 से 25 किलो 1 एकड़ में देना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारी मिट्टी में पोटास कम है, वैसे तो हमारी इंडियन सॉइल रिच इन पोटास है, फिर भी पोटास कम है तो हम मिट्टी की जांच के अनुसार 25 किलो से 50 किलो तक पोटास, जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है, वो हम दे सकते हैं। इसी तरह से आपको लगता है क्योंकि हम पहला पानी बहुत लेट देते हैं तो कभी कभी दीमक या टर्माइट या जो मिट्टी के कीट है उनका अटैक होने का डर रहता है, तो इसमें एक फिप्रोनिल जो ग्रेन्यूल आता है वो भी हम 10 किलो प्रति एकड़ इसमें दे सकते हैं। अब हम सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मैं कहूँगा कि कपास के अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रक्रिया है। हालांकि अभी जो नए अच्छी कंपनीज़ के जो ब्रांडेड बीज आते हैं वो बीज उपचारित होते हैं, फिर भी आप चाहें तो उस बीज को उपचार कर सकते हैं। नहीं, अगर उपचारित नहीं करना है तो मैं कहूँगा कि आप बीज 2 से 3 घंटे भिगो के लगाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो आपको जर्मिनेशन में आसानी होगी। हमको रस चूसक कीटों से बचाने के लिए आप चाहें तो इमिडाक्लोपिड या थायोमेथोक्साम से हम जो है बीज उपचारित कर सकते हैं। एक पैकेट बीज को लगभग 1 लीटर पानी में, ये जो बताई हुई मात्रा है लगभग 5-7 ml 10 ml प्रति लीटर पानी लेंगे, उसमें 1 पैकेट आप, क्योंकि आपके ज़्यादा पैकेट भी हो सकते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें पानी और जो दवाई है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे और बीज को बाहर निकालने के बाद में, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे किसानों के फीडबैक है कि माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड से हम ट्रीट करते हैं तो जर्मिनेशन अच्छा होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। तो उस बीज को भीगने के बाद जब उसमें थोड़ा सा पानी कम हो जाए, या आप उसको सूती कपड़े पे फैला के रख दें थोड़ी देर के लिए, और फिर जब उसमें हल्की सी नमी कम हो जाए तब आप उसके अंदर माइकोराइजा जो पाउडर फॉर्म में आता है वो 1 से 2 ग्राम, और ह्यूमिक एसिड जो है लगभग 20-25 ग्राम प्रति पैकेट के हिसाब से हम उसको उपचारित कर सकते हैं। इसी तरह से ऐसे किसान भाई जिनके अगर ड्रिप इरिगेशन लगी हुई है, टपक सिंचाई सिस्टम लगा हुआ है, तो वो जो है पहले पानी के साथ में भी बीज उपचार अगर नहीं कर रहे हैं तो इमिडा 400 ml या थायोमेथोक्साम 300 ml जो है वो ड्रिप से वेंचुरी के द्वारा दे सकते हैं। ये हमको जो है लगभग 30 से 40 दिन तक रस चूसक कीट जो शुरू में आते हैं, जैसे विशेष रूप से थ्रिप्स हमें बहुत परेशान करता है, या कभी कभी छोटा मोटा लीफ माइनर आता है, तो उससे हमको बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जैविक बीज उपचार की भी बात कर लेते हैं। तो जैविक बीज उपचार में एजोफोस, जिसमें एजोस्पेरिलियम, एजोटोबैक्टर या फास्फोबैक्टीरिया है, उससे भी हम इसको उपचारित कर सकते हैं। या आप इसको चाहो तो FIM यानी फार्म यार्ड मैन्योर, जो हमारी बड़ी अच्छी सड़ी गोबर की खाद है, उसमें मिला के भी आप इसको जो है वो सिंचाई या ड्रिप सिस्टम से
या जो हम फर्स्ट इरिगेशन बाद में देंगे उसके साथ दे सकते हैं। गोबर की खाद में मिला के आप इसको बिजाई से पहले भी डाल सकते हैं। और ऐसा माना गया है, ऐसे रिसर्च है कि 20 से 25% तक अगर हम एजोटोबैक्टर से इसको उपचारित करते हैं तो हमारे जो यूरिया या नाइट्रोजन की जो है मात्रा वो कम हो जाती है। तो ये लगभग हम 20 ग्राम प्रति पैकेट जो है हमारा जो एजोटोबैक्टर है, और पीएसबी जो आता है, केएसबी, उनसे भी हम ट्रीट कर सकते हैं। FIR मैंने इसके ऊपर लिखा है बीज उपचार के आगे। FIR का मतलब है हमको सबसे पहले कोई फंजीसाइड, फफूंदनाशी से बीज को ट्रीट करना होता है, फिर इंसेक्टिसाइड से, और लास्ट में जो भी राइजोबियम कल्चर या जो भी हमारे जैविक उत्पाद होते हैं उनसे हम ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए पहले हमने उसको इमिडा या थायोमेथोक्साम से किया है, बाद में इससे ट्रीट किया है। तो ये हमको जो सीक्वेंस है ये ज़रूर ध्यान रखनी है। अब हम जब भी कपास की बिजाई करें, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी रहती है, मिट्टी सूख जाती है, तो इसलिए हमेशा मैं कहूँगा कि दोपहर बाद का जो समय है या सुबह सुबह जल्दी का जो समय है उसी समय पे बिजाई करें। और बीज की जो लाइन से लाइन या पौधे की दूरी, आपकी मिट्टी, आपकी वैरायटी कैसी है, मैं कहूँगा कि लगभग हम 2 सवा 2 फीट से लेके 4, 5, 6 फीट तक भी दूरी में जो है लाइन से लाइन की दूरी जो हम रखते हैं। इसी तरह से पौधे की दूरी भी 2 से 3, 4 फीट तक रखी जाती है। तो ये आपकी वैरायटी और आपके जो है बीज के ऊपर निर्भर करती है, मिट्टी पे निर्भर करती है। बीज की गहराई ज़्यादा नहीं रखनी है, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि कपास का जो बीज है ये कभी कभी ज़्यादा गहरा लग जाता है तो उगने में परेशानी होती है। मैंने यहाँ पे स्पेशल फ़ोटो भी डाला है, तो इसलिए ये भी आपको बीज को ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम इसमें ड्रिप सिंचाई, जैसा मैंने कहा, क्योंकि ड्रिप सिंचाई में कपास बहुत बढ़िया होती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जल्दी एक समान अंकुरण होता है। अगर हमारा बीज नहीं उगता है तो हम जल्दी से गैप फिलिंग कर सकते हैं। हमारा जो कपास है उसको आप कभी कभी हल्की बरसात आ जाती है तो क्रुंड होने से भी बचा सकते हैं। कम पानी के अंदर भी हम जो है सोविंग कर सकते हैं। फ्लोवरिंग फ्रूटिंग एक साथ होती है। और लास्ट और सबसे अच्छा जो इसका फ़ायदा मैं कहूँगा वो है कि हमारी जो पैदावार भी बढ़ती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। लिंट क्वालिटी या जो रेशे की लंबाई है वो भी बढ़ती है। तो ऐसे किसान भाई, मैं कहूँगा कि ये टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन आप ज़रूर अपनाएं। अब हम इसमें बात करते हैं कपास लगाने के बाद में हमने बीज उपचार किया है, तो जैसा मैंने कहा आपको 30 से 40 दिन इसमें रस चूसक कीट नहीं आते हैं। फिर भी हमेशा हमको रस चूसक कीट के लिए जो है वो ऑर्गेनिक या जो कम नुकसानदायक, जो हमारे मित्र कीटों के लिए कम नुकसानदायक है, ऐसे हमको प्रोडक्ट का चुनाव करना है। तो इसके लिए नीम ऑयल जो है 3000 ppm या 1500 ppm वो सबसे बेस्ट है। या करंज ऑयल जो आता है, कॉपर्ट का आता है ये ग्रीन पथ के नाम से, उसका, या हम इन दोनों का छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी रसायन का छिड़काव हमें पहले जल्दी से जल्दी नहीं करना है, जितना लेट हो हमको करना चाहिए और उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। इसी तरह से नियोनिकोटिनॉइड्स, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि नियोनिकोटिनॉइड्स ऐसे हैं जो हमारे मित्र कीटों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं कहूँगा कि किसान भाई नियोनिकोटिनॉइड्स के स्प्रे से बचें, स्प्रे नहीं करें इनके मैंने नाम भी लिखे हैं यहाँ पे। जनरली हम 3 जो हैं बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, जिसमें एक एसिटामिप्रिड है, इमिडाक्लोप्रिड के अलग अलग फॉर्मुलेशन आते हैं, थायोमेथोक्साम के अलग अलग फॉर्मुलेशन आते हैं। तो ये 3 सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाई यूज़ करें। लेकिन मैं कहूँगा कि कपास के अंदर इनके इतना रेजिस्टेंस आ गया है, कपास या जो हमारे इसमें रस चूसक कीट आते हैं जैसे थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है, तो ये वहाँ पे काम नहीं करते हैं। तो इसलिए कृपया करके आप इनका छिड़काव नहीं करें। हाँ, इनको हम ड्रिप में दे सकते हैं, ड्रिप के द्वारा भी ये अच्छा काम करते हैं, तो ड्रिप से हम इनको दे सकते हैं, लेकिन इनके छिड़काव से हमको बचना है। अब इसके अलावा फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन है रस चूसक कीटों से हमारी फसल को बचाने के लिए? नीम ऑयल मैं कहूँगा जैसे बताया, या करंज ऑयल सबसे अच्छा है। इसके अलावा NSKE, इसके ऊपर भी अपना वीडियो बना हुआ है। नीम सीड कर्नल का एक्सट्रैक्ट जो होता है, मैं कहूँगा सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया, ये सबसे बढ़िया पेस्टिसाइड है। या फिर आप प्रोफेनोफोस जो है उसका 300 से 500 ml का छिड़काव कर सकते हैं। आपको अगर कुछ उसमें ज़्यादा कोई रस चूसक कीट का नुकसान लगता है, फिप्रोनिल का कर सकते हैं। डाइफेंथुरोन आती है उसका कर सकते हैं,
या बासव सेफिना आता है उनका कर सकते हैं, बेनेविया है उसका कर सकते हैं, या फ्लोनिकामिड जो है एक उलाला यूपीएल का आता है उसका कर सकते हैं, या फिर एक सिवेंटो प्राइम जो बायर का आता है उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक भी नियोनिकोटिनोइड्स जो आपको पिछली स्लाइड में थे उसको नहीं लिखा है, क्योंकि उससे हमको बचना है। अब हम सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो मैं कहूँगा कि क्योंकि ये बहुत ड्रॉट रेजिस्टेंस पौधा है, गर्मी का पौधा है, इसलिए इसकी जड़ें भी गहरी जाती है, तो इसको ड्रिप के अंदर भी हमको डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। खास करके मैं कहूँगा शुरुआत के जो 50-60 दिन है वहाँ पे आप इसको डेली पानी नहीं दें, नहीं तो इसकी जड़ों का अच्छे से विकास नहीं होगा। 2 या 3 दिन के अंतराल से हम जो है पानी दे सकते हैं। इसी तरह से जो किसान भाई फ्लड इरिगेशन या रीजेंट फरो में अगर वो आपने कपास लगाई हुई है तो वहाँ पे आप अपनी मिट्टी, आपके मौसम, आपकी वैरायटी के अनुसार 15 दिन से लेके 45 दिन के बीच में हमको पानी देना है। ये पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप अपनी मिट्टी को, अपने पौधे को अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी हमें पानी नहीं मिलता है, जैसे जहाँ नहरों का पानी है, स्पेशली राजस्थान गंगानगर का जो गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया है, तो वहाँ पे एक PAU लुधियाना जो है हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसकी सिफारिश है कि वहाँ पे जो सैलिसाइक्लिक एसिड आता है, सैलिसिलिक एसिड, इसकी 12.5 ग्राम डोज जो है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील नहीं है इसलिए आपको इसको एथिल एल्कोहल में घोलना है। 125 लीटर पानी के अंदर इसको मिला के 1 एकड़ में छिड़काव करना है। तो ये भी आपकी फसल को कभी मान लो बरसात नहीं हो या स्ट्रेस आ जाए तो उसमें आपको बचाने में, आपकी फसल को बचाने में मदद करेगा। इसी तरह से हम यूरिया का प्रयोग हमको ज़्यादा नहीं करना है, आवश्यकता के अनुसार करना है, क्योंकि ओवर ग्रोथ अगर आपके कपास के पौधे में होगी तो आपके पूरे फूल या जो बोल है वो झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, बोल सेटिंग कम हो जाएगी। तो ये हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि किसान भाई यूरिया पे ज़्यादा जोर रहता है। इसके अलावा ज़्यादा यूरिया देने से जो रस चूसक कीट है, जो सकिंग पेस्ट है, जेसिड, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, उनका भी अटैक ज़्यादा होता है। तो इसलिए ज़्यादा यूरिया ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप अपने पौधे की बढ़वार के अनुसार ही उसको यूरिया दें। इसके अलावा जब उसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है तो एक 13-045 या पोटेशियम नाइट्रेट जो खाद है उसका हम लगभग 1.5% यानी लगभग 100 लीटर पानी में 1.5 किलो के हिसाब से उसका जो है, और उसमें चिलेटेड मैग्नीशियम डाल के, बोरोन डाल के भी हम स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमारी फ्लावर और फ्रूट सेटिंग ज़्यादा अच्छी होती है। इसी तरह जब हमारा आगे फूल बढ़ने के बाद जो बॉल डेवलपमेंट का होता है उस समय पे हमको फ्लोरिंग स्टेज पे 2% DAP यानी 100 लीटर पानी में 2 किलो DAP को घोल के, और उसका पानी DAP जो है वो नीचे बैठ जाएगी, उसका जो निथरा हुआ पानी है उस पानी का छिड़काव हम करके 2% के हिसाब से, और उससे भी हम जो है कपास की उपज को बढ़ा सकते हैं। और ख़ास करके ये जो रेडनिंग या फास्फोरस की जो कमी आती है वो उसमें नहीं आएगी। इसी तरह से हम अगर ग्रोथ ज़्यादा हो तो 13-045 की जगह हम एक 0-52-34 जो खाद आता है जिसको मोनो पोटेशियम फॉस्फेट कहते हैं, उसका भी हम 1.5% के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। रस चूसक कीटों की निगरानी के लिए मैं कहूँगा कि पीले जो स्टिकी ट्रैप आते हैं, येलो स्टिकी ट्रैप, वो लगाने हैं। और क्योंकि ये भी 60 दिन का ही मैं ये पैकेज दे रहा हूँ, तो इस समय पे 40-50 दिन के बाद में फ्लावरिंग जब चालू होती है तो उस समय पे कभी कभी गुलाबी सुंडी पे, क्योंकि आजकल ये बहुत थ्रेट बना हुआ है, बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है इस पे, हालांकि हम अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको पूरा कैसे कंट्रोल करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन 40 से 50 दिन पे जब फ्लावरिंग स्टेज आएगी तो वहाँ पे आपको इसके लिए लगभग 4 से 5 जो है फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ जरूर लगाने हैं हमको निगरानी या मॉनिटरिंग के लिए। तो ये थी पूरी तकनीकी जानकारी, 0 से लेके 60 दिन तक हम कैसे कपास के अंदर किस तरह से लगाएं, क्या क्या हमको सावधानियां रखनी है। और आगे की तकनीकी जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।